हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, सबसे पहले फटाफट आप सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहां पर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए डेली सुबह में हम लोग एक सेट कवर करते हैं और उसमें हम लोग केवल और केवल जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के दृष्टिकोण से उन्हीं को हम लोग कवर करते हैं, यानी कि वीवीआई क्वेश्चंस को हम लोग केवल कवर करते हैं। और देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्रीवियस ईयर का पैटर्न आप देख लीजिए, सेम हूबहू इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इससे बेहतर कंटेंट पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न और भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दें। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। मेरे भाई और बहन, सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। प्लीज़ आंसर आप कमेंट करेंगे। चलिए 5 से 7 सेकंड का समय लीजिए और आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। चलिए, और 50 से अधिक वीडियोस मैंने आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कवर करा दिया है, और वो भी केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न वाले। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको आज के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बताइएगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे और एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। देखिए, आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। चलिए, और ऐसा प्रश्न पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पर आप चले जाइए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था? एक तो प्रश्न पूछने का ये तरीका हो गया। दूसरे तरीके से प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि काम के अधिकार को, ठीक है, देखिए, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? किस देश में मिला था? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो दोनों का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला था? तो रूस में। ठीक है। अच्छा, रूस की क्रांति कब हुई थी? साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। चलिए दूसरा प्रश्न कर लेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न कि वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। थकना नहीं है, हारना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है। इस बार जितनी वैकेंसी आई हुई है आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को जाने मत दीजिए। दिन रात एक कर दीजिए। देखिए, वर्साई की संधि हुई थी कब? तो वर्साई की संधि जो है ये 28 जून 1919 को हुई थी। किसके बीच में? तो फ्रेंड्स, ये जो हुई थी यह मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में हुई थी। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध में जो था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो दल में बटा हुआ था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे, और धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। प्रश्न बन सकता है कि धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? इसमें से दे दिया जाएगा जो शामिल थे, और एक जो है मित्र राष्ट्र में से किसी का नाम दे दिया जाएगा। तो धुरी राष्ट्र याद रखना है, जर्मनी, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये चार नाम आप जरूर याद रखेंगे। चलिए देखिए, वर्साई की संधि जो है यह 28 जून 1919 को हुई थी, मित्र राष्ट्र और जर्मनी के मध्य। और जर्मनी को इसमें हर्जाने के रूप में भारी रकम चुकानी पड़ी थी। सर्वाधिक क्षति जर्मनी को हुई थी। और देखिए, ये जो वर्साई की संधि है, वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है।
आरोपित संधि के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न बन सकता है। तो आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है वर्साई की संधि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, देखिए फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न है हमारा कि भारत में बाजार नियंत्रण किस सुल्तान ने लागू किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली जो थी यह लागू किया था किसने? तो दिल्ली सल्तनत के समय में बाजार नियंत्रण प्रणाली को किस सुल्तान ने लागू किया था? आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। सैनिकों को नगद वेतन देने का शुरुआत किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था, घोड़े को दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने का भी शुरुआत किया था। किसने? तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, और फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए यह चक्षु पब्लिकेशन का बुक सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे विषय सूची में इस बुक में टोटल 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है। साथ ही साथ देखिए इसमें टोटल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं बुक्स की मैं बात कर रहा था। इन बुक्स को आप ले सकते हैं और अपनी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? नील नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। सोच समझ करके आंसर करेंगे। चलिए सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है कि निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे इसका। तो देखिए नील नदी के किनारे जो बसे हुए शहर हैं ये खार्तूम है, काहिरा है, जुबा है। किनशासा जो है यह नील नदी के किनारे स्थित नहीं है। ध्यान रखेंगे नील नदी के किनारे शहर कौन कौन से हैं? खार्तूम, काहिरा और जुबा। क्लियर? चलिए आसमान बांध जो है किस नदी पर है? बताएंगे। आसमान बांध मैंने करा दिया है। आसमान बांध जो है ये किस नदी पर है? सभी लोग आंसर कमेंट करके बता दीजिए आसमान बांध जो है यह किस नदी पर है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? चलिए कमेंट करेंगे लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष का भी नाम याद रखेंगे, जीबी मावलंकर। कौन थे? जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर थे। अनंत शयनम अयंगर ये लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। ठीक है, सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता पूछा गया है, ये कौन थे? तो फ्रेंड्स ये राम सुभग सिंह थे। राम सुभाग सिंह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गांधी सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है? चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग इसका आंसर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। देखिए आंसर कमेंट करने से क्या होता है कि जब आप गलती करते हैं, सपोज आप गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे। जब भी हम कोई गलती करते हैं तो वो सबक जो मिलता है हमें आजीवन याद रहता है। इसीलिए सभी लोगों को कमेंट करना है गांधी सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। चलिए गांधी सागर बांध जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह नदी जो है, यह नदी पूछा गया है चंबल नदी पर है। ठीक है, और ये चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। क्लियर? अच्छा, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में है, महानदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि चंद्रयान 3 के लैंडर को क्या नाम दिया गया है? चंद्रयान 3 जो था इसको लॉन्च किया गया था, वह डेट आपको याद रखना है। इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को जो है इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। क्लियर है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंद्रयान 3 का लैंडर का जो नाम है ये क्या है? लैंडर का नाम जो है ये क्या है? तो ये विक्रम है। ठीक है, और रोवर का नाम क्या है? रोवर का नाम प्रज्ञान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वैसे अगर पूछा जाता कि देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे तो ये सुकुमार सेन थे।
सुकुमार सेन थे, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बताएंगे सभी लोग, आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, ये देश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, लेकिन यहाँ पर महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा गया है, देश की प्रथम। तो फ्रेंड्स ये थी वी.एस. रमा देवी। कौन थी? वी.एस. रमा देवी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि सारा का सारा जो शब्द है स्क्रीन पर आ जाए। हाँ अब आ रहा है। चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिया गया है खाली स्थान, मतलब किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? बताएंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान नागरिक संहिता अभी चर्चा में भी है। चलिए तो ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है और किस अनुच्छेद में है? फटाफट आंसर कमेंट करिए, सभी लोगों का आंसर कमेंट करना है। चलिए क्या लगता है, बता देंगे सभी लोग इसका आंसर? बिल्कुल 44 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। ठीक है, चलिए उसके बाद अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 48 में क्या है? तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 50 में क्या है? तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी यानी कि विंटर ओलंपिक अंग्रेजी में कहेंगे। बताएंगे 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? सभी लोग पूरा सेशन लगाएंगे और अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए पूरा सेशन लगा करके ही जाना है, बीच में मत छोड़िए। चलिए बताएगा कौन सा देश 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? फटाफट आंसर आना चाहिए। चलिए राइट आंसर इसका इटली हो जाएगा। ठीक है, इटली के मिलान, यहाँ मैं लिखता हूँ इटली के एक शहर है मिलान, मिलान में और कोर्टिना, यहाँ मैं लिखता हूँ और कोर्टिना डी अम्पेजो। ठीक है, याद रखें कहाँ कहाँ पर किया जाएगा इटली में? तो मिलान और कोर्टिना डी अम्पेजो में, आपको इटली ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इससे पहले वाला चीन में हुआ था। देखिए तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में मिलता है? तुजू दर्रा किस राज्य में मिलता है, मतलब कहाँ पर है, किस राज्य में है? चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो देखिए तुजू दर्रा जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो ये भारत म्यांमार की सीमा पर है और फ्रेंड्स यह राज्य जो है मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जो है केबुल लामजाओ, यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? केबुल लामजाओ जो है यह किस राज्य में है? चलिए फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, आसान प्रश्न है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है यह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह मणिपुर में है। कहाँ पर है? ये भी मणिपुर में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 13 नंबर। प्रश्न बन रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? एक जो आपका मानक जो है वो कितना होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य के लिए? स्वस्थ मनुष्य के लिए कितना होना चाहिए रक्तचाप? बताएंगे। अच्छा रक्तचाप मापा किस यंत्र से जाता है? तो एस्फिग्मो मैनोमीटर, एस्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, इसी से मापा जाता है, एस्फिग्मो मैनोमीटर से। क्लियर? चलिए एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होना चाहिए 120/80 mmHg। अब देखिए कभी कभी पूछता है कि इसमें डायस्टोलिक कितना है और सिस्टोलिक कितना है। प्रश्न बन जाए कि मनुष्य के रक्तचाप का जो डायस्टोलिक होता है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए ये 80 जो है ना इसको डायस्टोलिक कहते हैं और 120 जो है इसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक 120 को कहते हैं और 80 को हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम जो है व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापकता का सिद्धांत, हड़प नीति। ठीक है, चलिए किस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स यह जो है लॉर्ड डलहौजी है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने जो है इसको लाया था व्यापकता के सिद्धांत को, और सबसे पहले 1848 में जो है
व्यापकता के सिद्धांत के तहत सतारा को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया। ठीक है, याद रखेंगे। वुड डिस्पैच भी 1854 में वुड डिस्पैच जो है यह डलहौजी के समय में ही लागू किया गया था। वुड डिस्पैच, ठीक है, अगर पूछा जाए कि वुड डिस्पैच किसके समय में लागू किया गया था तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न के जो नंबरिंग है ना उसमें गलती हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए 14 के बाद सीधे 20 आ गया है। कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? 3 ओर से बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश से जो राज्य लगे हुए हैं भारत के वे कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश से लगा हुआ है असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, याद रखेंगे ये राज्य जो है ये बंगाल से सटे हुए हैं, बांग्लादेश से, और इसमें से जो है त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि मयूरभंज खाने स्थित हैं। मयूरभंज खाने कहाँ पर स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। देखिए मयूरभंज खान जो है यह फेमस किस लिए है? तो फ्रेंड्स यह फेमस जो है यह लौह अयस्क की खदानों के लिए फेमस है। लौह अयस्क की खदानों के लिए फेमस है, और मयूरभंज जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? भारत के उप प्रधानमंत्री बताएंगे, सोच समझ के सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। कौन इसमें से भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? नहीं पूछा गया है। अच्छा, सबसे पहला जो उप प्रधानमंत्री थे उनका नाम तो आपको बखूबी याद होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दूसरा उप प्रधानमंत्री अगर पूछा जाएगा तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, मोरारजी देसाई थे। और आखिरी बार बने थे लाल कृष्ण आडवाणी। टोटल 7 अब तक उप प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, नाम मैं बता देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव बलवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। तो यहाँ पर देखिए जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, YB चौहान यानी कि यशवंत राव बलवंत राव चौहान ये थे। HD देवगौड़ा नहीं थे, तो नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि साइक्लोन 1 के सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच जनवरी 2023 में संपन्न हुआ? साइक्लोन 1 जो है यह सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? पहला सैन्य अभ्यास है, इसलिए साइक्लोन 1 लिखा गया है। पहला जब भी शब्द जुड़ जाए प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास भारत और यह जो है मिस्र के बीच का यह अभ्यास है, और इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। अगला प्रश्न करेंगे कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था किस घटना ने? चलिए फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। फ्रेंड्स ये फ्रांस की क्रांति थी। फ्रांस की क्रांति से ही राष्ट्रवाद की अवधारणा को जो है जन्म दिया गया। फ्रांस की क्रांति हुई थी कब? तो 1789 में स्टार्ट हुई थी। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अवायवीय श्वसन के रूप में, श्वसन में, ठीक है, अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा? तो ये इथेनॉल और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे राइट आंसर इसका। आसान प्रश्न है। तो आपने सुना है हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण राइट आंसर हो जाएगा। इसमें
निकेल उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? तो निकेल का। ठीक है, याद रखेंगे ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह नीदरलैंड में है। देश पूछेगा तो नीदरलैंड में है, और शहर द हेग, नीदरलैंड के द हेग में है। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है? यातायात प्रबंधक कोशिका के अणुओं का। चलिए आंसर कमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफ़ी। निम्न में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज़। तो राइट आंसर देखिए इसका गोल्जिकाय हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, और राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ये चारों फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर कमेंट करेंगे। 4 फरवरी। 4 फरवरी सही आंसर आ रहा है, 4 फरवरी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? सृजा अकुला किस खेल की खिलाड़ी हैं? चलिए बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टेबल टेनिस। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस। ठीक है, चलिए सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? सृजा अकुला का संबंध टेबल टेनिस से है। क्लियर है, नाम याद रखेंगे। सृजा अकुला का संबंध जो है यह इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीडीपी का तात्पर्य है। जीडीपी का तात्पर्य क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक आता है एनडीपी, एक आता है एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि इसको कहेंगे हम लोग शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। और एक आता है एनएनपी, इसको कहेंगे हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तीनों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं? दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं? चलिए राइट आंसर कमेंट करेंगे। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे किससे जुड़ी होती हैं। तो फ्रेंड्स यह जुड़ी होती हैं किससे? तो यह लिगामेंट से जुड़ी होती है। हिंदी में इसको स्नायु कहा जाता है। और यहाँ पर देखिएगा अस्थि और मांसपेशी को जो जोड़ता है वो टेंडन है यानी कि कंडरा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि भारत के तटीय सीमा वाले राज्य की संख्या कितनी है? भारत के तटीय सीमा वाले राज्य की संख्या पूछा जा रहा है। चलिए आंसर कमेंट करेंगे। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो भारत के कितने राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं? तो टोटल 9 राज्य हैं। सबसे जो लंबा तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य जो है ये गुजरात है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कबड्डी में प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की संख्या पूछा गया है। कबड्डी में प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? चलिए आंसर कमेंट करेंगे। कबड्डी में प्रत्येक पक्ष या प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर क्या होगा इसका? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। तो कबड्डी में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन कौन नहीं था, इसमें से पूछा गया है। चलिए देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब? 1946 में। उस समय जो है वायसराय लॉर्ड बेबल था। कौन था? लॉर्ड बेबल था। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था, जो आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे थे, क्लेमेंट एटली।
और कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन कौन से थे? तो ए बी अलेक्जेंडर था, एस्ट्रिफोर्ड क्रिप्स था और पैंथिक लॉरेंस था। थॉमस मैकाले नहीं था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? जो सुलझाता है वो कौन सुलझाता है? चलिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 37 नंबर की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। और एक पूछा जाता है कौन सी नदी डेल्टा बनाती हैं? कौन सी नदी डेल्टा बनाती हैं? चलिए, तो एस्चुरी पूछा गया है। तो देखिए नर्मदा और तापी नदी जो है, नर्मदा और ताप्ती, तो ये जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आपको याद रखना है नर्मदा और ताप्ती। यहाँ ताप्ती दिया गया है, नर्मदा भी आप साथ साथ याद रखेंगे। ठीक है, ताप्ती और नर्मदा। क्लियर है? चलिए, डेल्टा गंगा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने शुरू किया था? विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने शुरू किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। विक्रम संवत किस शासक ने शुरू किया था? एक है शक संवत। क्या है? एक है शक संवत। शक संवत को शुरू किया था किसने? तो कनिष्क ने। कब? तो 78 ईस्वी में। ठीक है, और विक्रम संवत को शुरू किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कब शुरू किया था? तो 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 39 नंबर की आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? चलिए बताएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, इन सब की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर कि निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? चलिए आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। आंसर कमेंट करेंगे 40 नंबर का सभी लोग। कौन सी मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह मिट्टी जो है यह कौन सी? रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक विस्तार इसका किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2023 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ई भी आप ऐड करेंगे और यहाँ पर 77वां ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि मैंने इसमें 5 ऑप्शन रख दिया है, 73वां, 74वां, 75वां, 76वां और 77वां। 15 अगस्त 2023 को भारत जो है कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा इस वर्ष, यानी कि 2023 में? चलिए, प्रश्न इस तरह से भी बनता है, बहुत सारे एग्जाम में बना हुआ है। तो ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, 77वां राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या असर पड़ता है? दाब बढ़ने पर, यानी कि जब दाब बढ़ाया जाएगा, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताएंगे करेक्ट आंसर। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, तो देखिए दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है ये घटता है। क्या होता है? घटता है, घट जाएगा, क्योंकि दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि ये कौन कौन से हैं। तो ये आपका प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम है। ठीक है, इट्रियम नहीं है। इट्रियम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। ये भी डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो 3, 2, 4 इस तरह से ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो 3 है। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कुषाण वंश की राजधानी कौन सी थी? कुषाण वंश की राजधानी जो थी ये कहाँ पर थी? चलिए बताएंगे कुषाण वंश की राजधानी कहाँ पर थी। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ पर थी? सभी लोगों का आंसर कमेंट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुषाण वंश का ही शासक था कनिष्क, याद है ना आपको? चलिए बताएंगे कुषाण वंश की राजधानी कहाँ पर थी। करेक्ट आंसर इसका सभी लोगों को कमेंट करना है।
कुषाण वंश की राजधानी जो है कहाँ पर थी? तो देखिए कुषाण वंश की जो राजधानी थी ये आपका पेशावर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ पर थी? तो पेशावर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश की राजधानी जो थी यह आपका कहाँ हो जाएगा? पेशावर, यानी कि फिरोजपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग इसका आंसर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1919 में हुई थी, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए 46 नंबर है कि निर्विरोध राष्ट्रपति, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? चलिए बताएंगे सभी लोग आंसर इसका। राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? चलिए सोच समझ करके आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर जो है यह कहाँ पर है, किस देश में है, जगह भी लिखेंगे, देश के किस शहर में है अगर आप जानते हैं तो। चलिए प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जो है यह नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये आपको भलीभांति याद है, 31 दिसंबर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी। ठीक है, 1600 ईस्वी में, और उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? चलिए ऑक्सीजन का खोज बताएंगे किसने किया था। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन का खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले ने, जोसेफ प्रिस्टले ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का खोज किया था। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा, अपना स्कोर बताएंगे आप लोग कमेंट करके, और सेशन को प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो ये इस समय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था 1942।